ये हैं सऊदी अरब के चतुर ताकतवर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद यानी MBS। MBS अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का नया सरदर्द है। दुनिया की महंगाई को कम करने की ताकत सऊदी प्रिंस के हाथ में है। सऊदी प्रिंस यानी MBS तेल उत्पादक कार्टेल ओपेक की कमान संभालते हैं और वह अमेरिका की आंख में आंख डालकर कह चुके हैं तेल के उत्पादन में किसी तरीके की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, यानी तेल की कीमतों को $90 से ऊपर रखा जाएगा। तो किस्सा ये है, अब सऊदी प्रिंस को नियंत्रण में करने के लिए अमेरिका वेनेजुएला की तरफ देख रहा है। मार्च से अक्टूबर तक अमेरिका अपने रणनीतिक भंडारों से 180 मिलियन बैरल तेल बाजार में छोड़ चुका है, लेकिन अमेरिका के बाजार में गैसोलीन की महंगाई कम होती नहीं दिख रही। बड़ी चर्चा है कि ओपेक पर नियंत्रण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वेनेजुएला से प्रतिबंध हटा सकते हैं। वेनेजुएला जो अरसे से तानाशाह निकोलस मादुरो के नियंत्रण में है, वहां कुछ नहीं बदला है, लेकिन फिर भी वेनेजुएला को लेकर व्हाइट हाउस के भीतर कुछ तो पक रहा है। कभी लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश रहा वेनेजुएला पूरी तरह तबाह हो चुका है। करीब 7 मिलियन लोग शरणार्थी बन चुके हैं। वेनेजुएला को लेकर अमेरिका के रुख में इस बदलाव की संभावना इसलिए दिख रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। वेनेजुएला जैसा दुनिया में कोई और देश होगा भी नहीं। 300 अरब बैरल के तेल रिजर्व वाला वेनेजुएला यानी एक पेट्रो स्टेट कैसे तबाह हुआ, इसकी दास्तान नसीहतों का पिटारा है। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। वेनेजुएला के लोगों को तेल की जानकारी तो अमेरिका की खोज से पहले ही हो गई थी। एक गाढ़ा तरल जमीन से निकल आता था जो कभी दवा तो कभी रोशनी के काम आता था। 15वीं सदी तक स्पेन की सेनाएं लैटिन अमेरिका में लूट मार करती घूम रही थी। स्पेन के जनरल लैटिन लोगों से इस चमत्कारी द्रव्य के बारे में जानकर हैरान थे। स्पेन की सेना दक्षिण अमेरिका में कब्जे कर रही थी तो उधर स्पेन की तत्कालीन राजधानी टोलेडो में सम्राट चार्ल्स V को गठिया की बीमारी हो गई। स्पेन के जनरल, लेखक और वैज्ञानिक गोंजालो फर्नांडीज, जिन्हें ओविडियो के नाम से भी जाना जाता है, वह स्पेन की सेना के साथ वेस्ट इंडीज में सक्रिय थे। 1535 में उन्होंने अपनी किताब जनरल एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडीज में तेल को द नेक्टर ऑफ क्यूबा गोवा कहा था। कच्चे तेल को यह खास नाम इसके औषधीय गुणों के कारण मिला था। इस नेक्टर की ख्याति स्पेन की राजधानी टोलेडो में गठिया से परेशान सम्राट चार्ल्स तक पहुंची। 1539 में जहाज सांता क्रूज इस नेक्टर ऑफ क्यूबा गुडा को लेकर स्पेन पहुंचा। यह कच्चे तेल की दक्षिण अमेरिका से यूरोप को पहली आधिकारिक यात्रा थी। 1811 में आजादी के बाद खनिज वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण होने लगे, लेकिन तेल की ताकत अभी कुछ दशक दूर थी। 19वीं सदी के अंत में कनाडा के आयल स्प्रिंग में तेल निकाला गया और इसी दौरान अमेरिका में कर्नल ड्रेक ने तेल की खोज कर ली। तीसरा देश था वेनेजुएला, जहां तेल उत्पादन कंपनी बनाई गई। कनाडा और अमेरिका के बाद वेनेजुएला में भी तेल का उत्पादन शुरू हो गया। एक नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम था पेट्रोलिया डे टेचीरा और इसे करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में तेल उत्पादन का अनुबंध मिल गया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से तेल खोज की एक रिग मंगाई गई और वेनेजुएला के इंडीज इलाके से तेल निकाला जाने लगा, जिसे उस वक्त बाल्टियों में जुटाया जाता था। 1908 में वेनेजुएला की सत्ता संभाली ताकतवर तानाशाह जनरल जुआन विंसेंट गोमेज ने। उन्होंने यूरोप की तेल कंपनियों को वेनेजुएला में निवेश की छूट दे दी।
और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तक वेनेजुएला का तेल दुनिया के बाजार में पहुंच गया। दूसरी बड़ी लड़ाई तक वेनेजुएला एक उभरता हुआ पेट्रो स्टेट बन गया था, जो अमेरिका का सबसे भरोसेमंद एनर्जी सप्लायर था। विश्व युद्ध खत्म हुआ तो शक्ति का संतुलन बदला। विकास की रफ्तार के साथ तेल दुनिया में एक बड़ा संसाधन बन गया। रूस और अरब देश एक दूसरे के मुकाबले में आ गए और यही वक्त था जब दुनिया के फलक पर उभरे जुआन पाब्लो पेरेज। पाब्लो पेरेज जुआन विंसेंट गोमेज की तानाशाही के खिलाफ चले लंबे आंदोलनों का हिस्सा थे। 1945 में जब वेनेजुएला में पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी तो वह विकास मंत्री बने। उन्होंने कच्चे तेल के उत्पादन पर टैक्स घटाया और यह तय किया कि तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां मुनाफे का 50% से ज्यादा हिस्सा देश से बाहर नहीं ले जाएंगी। जुआन पाब्लो पेरेज ने सऊदी अरब के तेल मंत्री के साथ मिलकर 1960 में बगदाद में ओपेक का गठन कराया। इसके बाद दुनिया के तेल उद्योग पर यूरोप और अमेरिका की 7 तेल कंपनियों यानी 7 सिस्टर्स का दबदबा खत्म हो गया। किस्सों के सिक्के में यह किस्सा हम सुन चुके हैं, जो मनी 9 के ऐप पर उपलब्ध है। इधर ओपेक का गठन तेल अर्थव्यवस्थाओं के लिए नए अवसर और नई ताकत लेकर आया, लेकिन यहीं से वेनेजुएला में लोकतंत्र की समाप्ति, तानाशाहों के राज और आर्थिक तबाही की शुरुआत होती है। 1970 के दशक में इजरायल युद्ध के बाद अमेरिका को अरब देशों ने तेल की आपूर्ति रोक दी थी। इसका सीधा फायदा हुआ वेनेजुएला को। कुछ ही वर्षों में यह देश लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर मुल्क हो गया। प्रति व्यक्ति आय में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। 1970 से 1972 के बीच केवल 2 साल में सरकार के खजाने में $10 अरब की कमाई हुई। 1976 में ऑयल बूम के बीच राष्ट्रपति कार्लोस एंड्रेस पेरेज ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आर्थिक ताकत राजनीतिक हाथों में सिमट गई। भ्रष्टाचार फट पड़ा वेनेजुएला में। इसके बाद 25 वर्षों तक वेनेजुएला भ्रष्टाचार की कलंक कथाओं से गूंजता रहा। कहते हैं $100 अरब से ज्यादा की लूट हुई। राजनीतिक ढांचा चरमरा गया। तेल की कीमतों का पहिया दूसरी तरफ घूमा। 1980 में तेल की कीमतें टूटी, अर्थव्यवस्था बैठ गई, भयानक महंगाई आई और एक पेट्रो स्टेट को मुद्रा कोष यानी IMF से मदद लेनी पड़ी। IMF ने शर्तें रखी, बजट में कटौती हुई तो राजनीतिक विरोध फट पड़ा। वेनेजुएला में भयानक हिंसा हुई। इसी आंदोलन की पीठ पर बैठकर 1992 में सैन्य अधिकारी ह्यूगो चावेज ने वेनेजुएला में तख्तापलट की कोशिश की। तख्तापलट तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन वेनेजुएला में बदलाव की तैयारी हो गई थी। 1998 में चावेज राष्ट्रपति बन गए। ह्यूगो चावेज ने सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया। निजी कारोबारों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। विदेशी तेल कंपनियों के काम बंद हो गए और इसके साथ वेनेजुएला के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन यानी कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट बढ़ने लगी। देश की आर्थिक सूरत बदलने के बजाय बिगड़ती चली गई। ह्यूगो चावेज ने राष्ट्रपति के तौर पर अकूत ताकत जुटा ली थी। 2013 में चावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो सत्ता में आए और उन्होंने वेनेजुएला में पूरी तरह तानाशाही लगा दी। 2014 तक वेनेजुएला का 99% निर्यात केवल तेल पर निर्भर था। 1/4 GDP तेल से आता था। इस वक्त तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट हुई। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से घटकर $30 पर आ गई। वेनेजुएला भयानक आर्थिक विपत्ति में घिर गया। लैटिन अमेरिका का पेट्रो स्टेट फेल हो गया था। मादुरो की तानाशाही के कारण अमेरिका ने 2015 से प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में वेनेजुएला के तेल उद्योग पर पाबंदियां और सख्त कर दी। वेनेजुएला जो 1998 में प्रतिदिन 35 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता था, 2019 में यह उत्पादन घटकर 15 लाख बैरल पर आ गया। 2020 में कोविड वाली मंदी के बाद तो वेनेजुएला का उत्पादन बमुश्किल 5 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। मादुरो का वेनेजुएला अब एक असफल पेट्रो स्टेट है, जहां लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं।
इधर अमेरिका की भीतरी राजनीति में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट वेनेजुएला पर प्रतिबंधों को लेकर बुरी तरह बटे हैं। यही वजह है कि बाइडेन ने वेनेजुएला के शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति बाइडेन का प्रशासन इस साल मार्च से इस कोशिश में भी है कि वेनेजुएला के तेल को बाजार में लाने का रास्ता निकाला जाए। अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल मार्च में वेनेजुएला की राजधानी कैराकस गया था। बाइडेन चाहते हैं कि वेनेजुएला का तेल बाजार में लाकर सऊदी अरब की ताकत कम की जाए। तानाशाह मादुरो अगर लोकतंत्र की वापसी पर राजी होते हैं, 2024 में चुनाव कराने पर सहमत होते हैं, तो शायद बात बन सकती है। दुनिया का तेल बाजार इस वक्त रूस की वजह से वेनेजुएला की तरफ देख रहा है, जिसका तेल बाजार में पहुंचकर कीमतों की बिसात पलट सकता है। तो यह था आज का किस्सा। आप बने रहिए मनी 9 के साथ, देखते रहिए किस्सों के सिक्के। डाउनलोड कीजिए मनी 9 का ऐप, जहां उपलब्ध है किस्सों के सिक्के का पूरा खजाना।